Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dream IAS and good morning to all of you। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं हिस्ट्री सेगमेंट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज उसी हिस्ट्री सेगमेंट की आज दूसरी क्लास है, ठीक है, जहां हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे और उसके बारे में कुछ बेसिक जो जानकारियां थी वो हम प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे थे। तो आज उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आगे हम देखेंगे कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाके आप अन्य वीडियो को या फिर हिस्ट्री के इस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने वीडियो बनाया था उसको एक बार फिर से मैं 2 मिनट पहले से रिवाइज़ कर देती हूँ, ठीक है? तो मैं आपके साथ पाषाण युग यानी स्टोन एज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि स्टोन एज का अर्थ होता है पत्थरों का काल। उस समय जो आदि मानव थे वे पत्थरों से अधिकाधिक अपने कार्यों को करते थे, जैसे कि आग को जलाना हुआ, पशु पक्षियों को का शिकार करना हुआ इत्यादि। तो हमने आपको बताया था कि पाषाण काल के 3 भाग होते हैं, उसको 3 प्रकार से वर्गीकृत हम कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले भाग में डिवाइड किया था पूरा पाषाण काल, ठीक है? उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके कालक्रम को भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम है, वो है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, जबकि मध्य पाषाण काल का जो कालक्रम है वो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी है, जबकि नव पाषाण काल का जो कालक्रम है, जो चरण है, वो 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक माना जाता है, ठीक है? तो चलिए इसके आगे हम एक-एक करके देख लेते हैं कि इन तीनों चरणों में किस प्रकार के औजार मिले, तीनों चरणों से संबंधित स्थल कौन-कौन से हैं, ठीक है? क्योंकि इससे एग्ज़ाम में अक्सर सवाल आते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो स्थल हैं, उन स्थलों को पूछ लिया जाता है कि कौन से स्थल वर्तमान में किस शहर में स्थित हैं, ठीक है? तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आगे हम इसको। अब हम यहाँ एक-एक करके इन तीनों काल के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से हमेशा से सवाल पूछे गए हैं और आगे भी ऐसी संभावना है कि यहाँ से सवाल पूछे जाएँगे। तो आइए चलिए एक नज़र देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला है वो पूरा पाषाण काल है और दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल है, ठीक है? तो हमने इसको महत्वपूर्ण औजार कौन-कौन से थे उस काल में, उसके लक्षण क्या-क्या हैं कि ये पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है, ये नव पाषाण काल है, हम कैसे जानेंगे? उसके बारे में मैंने आपको बताया है, साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को भी सूचित किया है, ताकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहें, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल से। तो इसमें जो महत्वपूर्ण औजार मिले हैं, जैसे कि क्वार्टज़ाइट पत्थर, ये एक प्रकार का पत्थर है, ठीक है? ये प्राप्त हुआ है, सल्क प्राप्त हुआ है, ब्लेड प्राप्त हुआ है, ठीक है? चॉपर चॉपिंग यानी कि गड़ासा वगैरह भी इस काल में प्राप्त हुए हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर हम देखें तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। माइक्रोलिथ यानी मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग शुरू कर दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा पाषाण काल में जिन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, उसमें पत्थरों का जो प्रयोग था वो बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग था। मध्य पाषाण काल आते-आते पत्थरों के प्रयोग में थोड़ी बारीकी बढ़ती गई, यानी कि पत्थरों का आकार सूक्ष्म किया गया, जिसे हम मध्य पाषाण काल में उन सूक्ष्म पत्थरों को माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पत्थरों का जो प्रयोग था वो स्लेट से बने औजार के रूप में किया गया, ठीक है? ये तो हमने बात की कुछ महत्वपूर्ण औजार के बारे में जो कि तीनों काल से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि ये पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है
और ये नौपसाड़ काल है। तो इसके लिए सबसे जो बड़ी बात है जो कि एक डिवीज़न तैयार करता है, वो है कि पूर्व-पसाड़ काल में जो आदि मानव थे, वो आखेटक थे। आखेटक प्रकार का कहने का मतलब ये है कि वे शिकारी थे। जैसा कि वे खाद्य संग्राहक, कहने का तात्पर्य ये है कि खाद्य उत्पादक न होकर खाद्य संग्राहक थे। ठीक है? खाद्य संग्राहक यानी कि जैसे मान लीजिए पशु-पक्षियों को मारकर खाना, ठीक है? वो एक तरह से शिकारी जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उन्हें आखेटक कहा गया। दूसरा खाद्य संग्राहक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे खाद्य संग्राहक थे, खाद्य उत्पादक नहीं थे, ठीक है? ये एक डिवीज़न तैयार करता है पूरा पसाड़ काल का, साथ ही मध्य पसाड़ काल में आते-आते आदि मानव शिकारी जीवन जीता तो था, यही लक्षण थे, शिकारी जीवन का, खाद्य संग्राहक था, लेकिन मध्य पसाड़ काल आते-आते एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हाथ लगी कि मध्य पसाड़ काल में पशुपालन की शुरुआत की गई, यानी कि पशुपालन शुरू कर दिया गया और इस पशुपालन की जो साक्ष्य है, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ है आपको मध्य प्रदेश में और बागौर जो है वो राजस्थान में है, ठीक है? तो इस डिवीज़न को आप याद रखेंगे कि पूरे पशुपालन की जो शुरुआत है वो मध्य पसाड़ काल में की गई और सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत जिस जगह से मिलती है, वो जगह है आदमगढ़ और बागौर। बागौर राजस्थान में है, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ से सवाल ये पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही अब हम चले आते हैं नौपसाड़ काल में। नौपसाड़ काल में हम देखते हैं कि धीरे-धीरे कृषि का विकास स्टार्ट हो जाता है। कृषि का विकास स्टार्ट होने से लोग एक अस्थायी जीवन जीने लगते हैं, ठीक है? यानी कि गाँव का विकास प्रारंभ हो जाता है, लोग अस्थायी रहने के तौर-तरीकों को जानने लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगती है नौपसाड़ काल में, जहाँ मानव जो थे वे अपने समूहों में रहने लगे, एक अस्थायी गाँव का विकास प्रारंभ हो चुका था, ठीक है? समूहों में तो यहाँ भी रहते थे पूरा पसाड़ काल में, लेकिन यहाँ शिकार करने के पर्पज़ से समूहों में रहते थे और यहाँ कृषि स्टार्ट हो गया, पशुपालन तो था ही, अस्थायी गाँव का विकास हो गया, इस तरह से गाँव बसने लगे। अब हम देख लेते हैं कि पूर्व पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नवपसाड़ काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वे कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूर्व पसाड़ काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वे हैं अतिरपक्कम, वर्तमान के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है? हथनौरा, हथनौरा आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, ये स्थान मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है? हथनौरा से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि किस स्थल से मानव खोपड़ी के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं, तो आपने बताना है कि हथनौरा यानी मध्य प्रदेश के हथनौरा से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। साथ ही एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है भीमबेटका, जो कि पूरा पसाड़ काल से संबंधित स्थल है। भीमबेटका भी आपको मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो स्थल है, यहाँ से चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है? इसलिए ये स्थल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछले साल यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था, इसलिए ये सभी स्थल जो भी मैंने आपको बताया है, वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं मध्य पसाड़ काल में। मध्य पसाड़ काल में जैसे कि मैंने आपको बताया चौपानी मांडो एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है? दूसरा स्थान जो मध्य पसाड़ काल का जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वो है सराय नाहरराय, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि चौपानी मांडो और सराय नाहरराय जो स्थल है, जो ये दोनों स्थल है, वे दोनों स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। अब हम आ जाते हैं नवपसाड़ काल में। नवपसाड़ काल में
जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में स्थित है। यहाँ से भी यूपीएससी ने पिछली बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये जो भी स्थल मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बुर्ज होम यानी कि कश्मीर, कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम से जो साक्ष्य मिले हैं वे गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, यानी गड्ढे में घर बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गुफ कराल, ये भी कश्मीर में ही स्थित है। तीसरा है कुलडीहवा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्थान है। कुलडीहवा से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि नवपाषाण काल में कृषि का जो विकास था वो प्रारंभ हो चुका था, इसलिए यहाँ से कुलडीहवा से, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये तो रहे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये जो जो भी स्थल मैंने आपको बताया, जो भी डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, ये भी एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी तरह आप बने रहें। आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, किसी वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाके आप अन्य सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।